थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2018 की बिलियनेयर बॉयज क्लब। ये एक सच्ची कहानी है अमेरिका के 80s में हुए फेमस फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में, जहां कुछ यंग लड़कों ने इतना पैसा कमाया कि वो अपनी दौलत से अंधे हो गए और इन्हीं पैसों की वजह से इन्होंने कई लोगों की जान भी ले ली। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो ये कहानी शुरू होती है डीन कार्नी नाम के एक लड़के से, जो मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका के सबसे फेमस कॉलेज हार्वर्ड में भेजा होता है, जहां से साल 1977 में डीन पास आउट हुआ था। अपना कॉलेज खत्म होने के 6 साल बाद साल 1983 में डीन लॉस एंजलिस के हॉलीवुड एरिया में आता है, जहां वो फिलहाल सेकंड हैंड लग्जरी कार्स को बेचने का काम करता है। और एक दिन जब वो अपने क्लाइंट से एक कैफे में मिलता है, तब उसे अपने ही कॉलेज का एक बैचमेट दिखाई देता है जिसका नाम होता है जोई हंट, जो उसी की तरह मिडिल क्लास से आता है। डीन जो को देखते ही पहचान जाता है और पूछता है कि तू आजकल क्या कर रहा है, जिसपे जो उससे कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हूँ और कमीशन बेसिस पे स्टॉक्स में लोगों के पैसे लगाता हूँ, पर प्रॉफिट और लॉसेस की अच्छी नॉलेज होने के बाद भी मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं। डीन उससे पूछता है कि अगर मैं तुझे रिच क्लाइंट से मिलवा दूं तो क्या तू उन्हें अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकता है, जिसके लिए वो फौरन हाँ कह देता है। और डीन उससे कहता है कि मैं अपने हार्वर्ड के बैच के सभी अमीर स्टूडेंट से आज भी टच में हूँ जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, क्योंकि उन सबके फादर खानदानी रईस हैं, और मैं आज रात तुझे उनसे एक पार्टी में मिलवा सकता हूँ। पर जो को याद आता है कि डीन जिन लड़कों की बात कर रहा है वही अमीर घरों के लड़के जो को कॉलेज में अक्सर बुली किया करते थे। पर डीन कहता है कि वो सालों पहले की बात थी और फिलहाल सभी अपने फादर के बिजनेस से हटके कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं और हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। डीन के कहने पर जो रात को उस टीम पार्टी में आता है, पर उसे वहां एंट्री नहीं मिलती और वो नोटिस करता है कि सिडनी नाम की एक रिच लड़की अपनी कार से उतरकर सीधा पार्टी में एंट्री लेती है, पर उसे कोई नहीं रोकता। फाइनली डीन बाहर आके बाउंसर से बात करता है और जो की उस क्लब में एंट्री करवाता है। जो नोटिस करता है कि वहां लॉस एंजलिस के सबसे रिच यंगस्टर्स पार्टी कर रहे हैं और डीन उनमें से कई लोगों को जानता है, जिसका मतलब उसकी नेटवर्किंग बेहद अच्छी है और जो को बेहद लो फील होता है। वहीं जो को फिर से वही लड़की सिडनी दिखाई देती है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। डीन जो को लेके एक प्राइवेट एरिया में जाता है जहां उनके हार्वर्ड के बैच के कुछ लड़के बैठे होते हैं जिनके नाम होते हैं काइल, स्कॉट और चार्ली। और डीन उन्हें जो से मिलवाता है और कहता है कि जो भी हमारे ही 77 बैच का पास आउट है। जो एक अच्छा स्पीकर होता है और वो इन सभी को एक गोल्ड की बोतल दिखा के कहता है कि गोल्ड का फ्यूचर बेहद ब्राइट है, जिसके स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं और अगर तुम लोग अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। पर चार्ली कहता है कि मेरे फादर इस शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि गोल्ड के प्राइस जल्दी ही नीचे आने वाले हैं। तभी कायल इनकी बातों को बीच में काट के जो से कहता है कि तुम वही जो हो ना जिसके ऊपर हम कॉलेज में जोक्स बनाते थे, और सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिससे उसका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है और वो इसके बाद ज्यादा बात नहीं करता और सभी लोग वापस पार्टी में बिजी हो जाते हैं। पार्टी के बाद डीन जो को उसके घर ड्रॉप करता है और कहता है कि हम दोबारा ट्राई करेंगे और हमें बस पॉजिटिव और बड़ा सोचना होगा। डिसअपॉइंट होके जो अपने घर जाता है और स्टीव जॉब्स का एक मैगजीन में इंटरव्यू पढ़ता है, जो अपनी कंपनी एप्पल की वजह से अमेरिका समेत सारे यूरोप में फेमस हो रहा है। और उसके बारे में पढ़ के जो फिर से एक बिजनेस प्लान बनाता है और इस बार वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाता है जिसमें वो अपने हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के 3 हफ्तों के अंदर 2 गुना पैसे वापस करेगा। और जो सारी रात बैठ के एक कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार करता है। सुबह जब डीन उसके घर आता है, तब जो उसे अपना बिजनेस प्लान समझाता है और कहता है कि हम अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे जिसका प्रॉफिट या लॉस सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि ये अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने में बेहद चिक करते हैं और इस बार मैं उन्हें ऐसा आइडिया पिच करूंगा कि ये सब फौरन अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। डीन को उसका पूरा प्लान तो समझ नहीं आता, पर उसे जो के बोलने की स्किल्स पर पूरा भरोसा होता है और वो उसे $10,000 देके कहता है कि ये पैसे काइल के हैं जो कल क्लब में तेरा मजाक उड़ा रहा था, और अगर तू इसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना ले तो हम तेरा ये प्लान बाकी सबको पिच करेंगे। जो काइल के नाम से वो $10,000 गोल्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और 3 हफ्ते बाद उसे $4,000 का प्रॉफिट होता है, जो सुन के डीन बेहद खुश होता है और वो काइल को चार्ली और स्कॉट जैसे अपने सभी रिच दोस्तों के साथ एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है, जहां जोई उन्हें प्रेजेंटेशन देके बताएगा कि कैसे वो सब और रिच बन सकते हैं और अब उनके पास दिखाने के लिए काइल के इन्वेस्ट करे हुए $10,000 का सच्चा एग्जाम्पल भी है।
उस होटल के रास्ते में डीन अपने क्लाइंट को कार के कुछ पार्ट्स डिलीवर करने के लिए रुकता है और वो दोनों एक बड़े से घर में जाते हैं जिस घर का ओनर होता है रॉन लेविन। रॉन एक अमीर आदमी होता है जो पहले एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था और उसका लग्जरी से भरा लाइफस्टाइल देख के जो बेहद इम्प्रेस होता है और डीन उसका रॉन से इंट्रोडक्शन करवाता है। जो से मिलते ही रॉन समझ जाता है कि वो एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस लड़का है और वो उससे कहता है कि तुम लाइफ में बेहद आगे जाओगे। पर इसी के थोड़ी देर बाद जो को पता चलता है कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे गिरे हैं और वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उन्हें $5000 का नुकसान हुआ है। डीन उसे समझाता है कि इस लॉस के बारे में अभी मत सोच क्योंकि थोड़ी देर में तुझे प्रेजेंटेशन देनी है जिसपे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। जो उस $5000 के लॉस को एज अ प्रॉफिट लिखता है और काइल, स्कॉट और चार्ली समेत कई अमीर घरों के लड़कों के सामने आता है। यहाँ वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स दिखाता है और उन सबसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब ऑलरेडी मिलियनेयर्स हो, पर अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम सब बिना अपने फादर का नाम यूज करे अपने दम पे अमेरिका के यंगेस्ट बिलियनेयर्स बनोगे और यही होगी हमारी कंपनी जिसका नाम होगा बिलियनेयर्स बॉयज क्लब यानी BBC। जो कहता है कि मैं हवा में बातें नहीं करता और अपने प्लान को प्रूव करने के लिए वो काइल को $5000 का चेक देता है और कहता है कि मैंने 3 हफ्ते पहले तेरे नाम से $10,000 इन्वेस्ट करे थे जिसका 50% का प्रॉफिट तेरे हाथ में है और वो $10,000 अभी भी शेयर मार्केट में है जो आगे तुझे और प्रॉफिट कमा के देंगे। शुरू में तो काइल ये सुन के गुस्से में आ जाता है क्योंकि डीन और जो ने उसे बिना बताए उसके $10,000 शेयर मार्केट में लगाए, पर सीधा 50% का प्रॉफिट देख के वो इम्प्रेस भी होता है और मान जाता है कि जो एक जीनियस है और सभी लड़के आपस में डिस्कशन करने लगते हैं कि उन्हें स्टार्टिंग में जो की इस नई कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। रात को ये लोग जो को लेके शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं जहां डीन जो को अभी से फ्यूचर बिलियनेयर कह के एड्रेस करता है और यहीं से BBC की शुरुआत होती है। डिनर के बाद चार्ली, स्कॉट और काइल जो को $80,000 के 3 चेक देते हैं और कहते हैं कि हम BBC के पहले इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। जो देख के जो बेहद खुश होता है। यहीं उसे फिर से वो लड़की सिडनी नजर आती है और ये सुन के कि वो एक कंपनी का ओनर है, सिडनी भी उसकी फ्रेंड बन जाती है। 1980s में लग्जरी जर्मन कार्स बेहद डिमांड में होती हैं और डीन के एक कनेक्शन के थ्रू ये कस्टम ड्यूटी बचा के कुछ जर्मन मेड कार्स अमेरिका में मंगवाते हैं और $10,000 की कार को ये $60,000 में बेचते हैं और ये पांचों उनमें एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। इनमें से एक लग्जरी कार जो अपने लिए रख लेता है और उसी कार में वो रॉन के घर जाता है और उसे भी अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने को कहता है जिन पैसों को वो सिर्फ 3 हफ्तों में डबल करने का दावा करता है। रॉन उसे पोलाइटली मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम अभी इस बिजनेस में नए हो और मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बिजनेसमैन के साथ ही काम करता हूँ क्योंकि मैं छोटी मोटी नहीं बल्कि बेहद बड़ी रकम इन्वेस्ट करने में बिलीव करता हूँ। वो जो से कहता है कि जिस दिन तुम्हारी कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और मार्केट में उसकी न्यूज आने लगेगी उस दिन मैं अपना पैसा BBC में जरूर इन्वेस्ट करूंगा। जो अमीर क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए एक बिल्डिंग में BBC का आलीशान ऑफिस बनवाता है और काइल, चार्ली और स्कॉट अपने बैंक अकाउंट्स में आया प्रॉफिट दिखा के अपने फादर्स और अमीर रिलेटिव्स को भी BBC में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेते हैं और अपने घर के लड़कों को इतना मेहनत करता देख के वो लोग भी BBC में $1-2 मिलियन इन्वेस्ट कर देते हैं। रॉन भी BBC को तेजी से ग्रो होता हुआ देख रहा होता है और वो भी जो से आके मिलता है और BBC में $4 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है। जो सुन के सभी बेहद खुश होते हैं, पर रॉन कहता है कि मेरी एक कंडीशन है कि मेरे ये पैसे तुम मेरे पर्सनल ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट करोगे क्योंकि मैं अपने पैसे के लिए सिर्फ उसी पे बिलीव करता हूँ। रॉन के इस कंट्रीब्यूशन और बाकी सभी आई नई इन्वेस्टमेंट से जल्द ही कंपनी की नेटवर्थ $1 बिलियन तक पहुंच जाती है और रॉन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करके कहता है कि तुम्हें अब और बड़ा सोचना चाहिए। अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने के 3 हफ्तों के बाद BBC अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट पे करती है और अपने ऐसे ही एक इन्वेस्टर को जब एक दिन जो प्रॉफिट का चेक देने जाता है तब वो प्रॉफिट आता देख के अपने बच्चों के लिए करी हुई सारी सेविंग्स करीब $1.6 मिलियन भी उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए दे देता है। उस आदमी के चेक को लेके जब जो डीन के साथ बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है तब वो कहता है कि हमें ये चेक वापस कर देना चाहिए क्योंकि ये उस आदमी की लाइफ टाइम की सेविंग है। जो कहता है कि BBC ने अब तक ऑन पेपर ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं और हम बस अपने पुराने इन्वेस्टर्स के पैसे उठा के नए इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के नाम पे बांट देते हैं, पर जिस दिन हमारे पास इन्वेस्टर्स आने कम हो गए उस दिन हम लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। डीन कहता है कि इन्वेस्टर्स ऐसे ही आते रहेंगे और तू चाहे तो
हम कुछ पैसा फिर से गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, पर उस आदमी को ये चेक वापस मत करियो, वरना हमारे इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हमें खुद अपनी ही कंपनी पे भरोसा नहीं है। जो का फादर भी उसके इस बदलते लाइफस्टाइल को देखता है और पूछता है कि कहीं तुम कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी बिजनेस इतना जल्दी ग्रो नहीं कर सकता। और जो उससे कहता है कि आपको अपनी ये गरीबी वाली सोच अब छोड़ देनी चाहिए। जो अब एक सक्सेसफुल बैचलर होता है और वो और सिडनी एक दिन फिर से मिलते हैं और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन जो को पता चलता है कि कोजेंको एनर्जीज नाम की एक कंपनी है जो बैंकरप्ट हो गई है और उनके ऊपर 3 मिलियन का कर्जा है, और वो रॉन और डीन से कहता है कि अगर हम इस कंपनी को नीलाम होने से बचा लें और इसके 70% शेयर खरीद लें तो अगले 2 सालों में हम इस कंपनी से $10 मिलियन कमा सकते हैं। और इन दोनों को भी जो का ये आइडिया पसंद आता है। इस कंपनी के ऑक्शन में जाते वक्त जो अपनी लिमोजिन को एक क्लब के बाहर रुकवाता है और टिम नाम के एक आदमी को अपने लिए एज अ बॉडीगार्ड हायर कर लेता है ताकि लोग उसे और सीरियसली लें। जो कोजेंको एनर्जीज के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाता है और फिर से अपने बोलने की स्किल्स दिखाते हुए सबसे कहता है कि अगर आपकी कंपनी BBC से मिल जाए तो हम आपका सारा लोन चुका के कंपनी को बंद होने से बचा लेंगे, और सभी शेयर होल्डर्स उसकी बातों में आ जाते हैं। ये डील पूरी करके जो वहां से किसी रॉक स्टार की तरह बाहर आता है और इसके बाद वो अपने और सिडनी के लिए एक आलीशान पेंट हाउस खरीदता है, क्योंकि वो अपने फादर के साथ किसी छोटे से घर में नहीं रहना चाहता। इतना पैसा देख के जो और कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो डीन से भी कहता है कि कोजेंको की डील के बाद हमारे पास प्रॉफिट के साथ और नए इन्वेस्टर आएंगे और अब हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। क्रिसमस ईव पे जो अपने घर पे एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां कोकेन, शराब और ढेरों लड़कियां होती हैं। सभी उस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, पर काइल, चार्ली और स्कॉट जो उसे कहते हैं कि उन्हें इस महीने अपना प्रॉफिट का चेक नहीं मिला, और जो उन्हें एक क्रिसमस गिफ्ट देता है जिसमें उसने इन तीनों को BBC में 10% का पार्टनर बना दिया होता है। रॉन भी BBC की ग्रोथ से इम्प्रेस होकर उस पार्टी में डीन और जो को 2 रोलेक्स की सबसे महंगी रिस्ट वॉचेस गिफ्ट करता है और सबसे कहता है ये दोनों फाइनेंशियल जीनियसेस हैं। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन ऑफिस में जो का वो बॉडीगार्ड टिम उसे एक 4 बैरल की पिस्टल दिखाता है और जो उस पिस्टल से खेलते हुए रॉन के ब्रोकर को उसके $4 मिलियन के लिए फोन करता है, जो पैसा उन्हें कोजेंको एनर्जीज की डील के लिए चाहिए। वो ब्रोकर भड़क जाता है और कहता है कि रॉन मेरा क्लाइंट नहीं है और ना ही उसने अपना कोई पैसा मुझे इन्वेस्ट करने के लिए दिया है। वो कहता है कि रॉन ने कहा था कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है और एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए मैंने उसे अपना ऑफिस दिया था, पर मैं उसे पर्सनली नहीं जानता। और ये सुन के जो को शॉक लगता है और वो फोन पटक देता है। थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने पर इन्हें पता चलता है कि रॉन एक फ्रॉड आदमी है जिसकी चेक फ्रॉड की हिस्ट्री है और उसने मल्टीपल बैंक से लोन भी लिया हुआ है जो उसने आज तक वापस नहीं किया, इसीलिए उस पे इंक्वायरी भी चल रही है। और कुछ दिन पहले उसने BBC के अपने शेयर्स गिरवी रख के उसके ऊपर भी एक लोन लिया है। जो घर जाता है और सिडनी को सब बताता है और उसे पता चलता है कि रॉन की गिफ्ट करी हुई वो रोलेक्स वॉच भी नकली है। जो और डीन समेत BBC के सभी लोग रॉन के इस धोखे से गुस्से में होते हैं और सब सोचने लगते हैं कि वो रॉन से अपने पैसे कैसे निकलवाएं, क्योंकि उसके पैसों के बिना कोजेंको की डील नहीं होगी और वो बैंक से भी लोन नहीं ले सकते। जो रात को टिम के साथ रॉन के घर चला जाता है और उसके बेल बजाने पर रॉन उसके लिए डोर अनलॉक कर देता है। रॉन जब जो से बात कर रहा होता है तब एक मास्क पहन के टिम पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे पीटने लगता है। टिम उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे लॉसेस के लिए अभी BBC के नाम पे $7 मिलियन का एक चेक लिखने को बोलता है। रॉन की चेकबुक ऊपर वाले रूम में होती है और जो ऊपर जाके BBC के नाम पे 7 मिलियन का चेक बनाता है और रॉन से उस पे जबरदस्ती साइन भी ले लेता है। चेक मिलने के बाद टिम अपना मास्क उतार देता है और उसकी शक्ल देखने के बाद रॉन रेसिस्ट बातें करके उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि टिम एक ब्लैक आदमी है। रॉन कहता है कि तुम लोग गुलाम ही सही थे और टिम रॉन की बातों से ऑफेंड होके उसे फेस में शूट करके मार डालता है और जो ये देख के शॉक हो जाता है। इसके बाद जो डीन से मिलता है और उसे चेक दिखा के सारी बात बताता है और डीन कहता है कि तुझे बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉन जैसे फ्रॉड आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे और रॉन की बॉडी को हमेशा के लिए गायब कर देंगे और टिम के साथ एक जंगल में जाके जो उस डेड बॉडी को एसिड से जला देता है।
उधर बीबीसी पे उसके इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट के चेक मिलने बंद हो जाते हैं और लोग अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं और जो और डीन को समझ नहीं आता कि वो इस कंपनी को कैसे जिंदा रखें और उनके पास अगले महीने का ऑफिस रेंट देने के भी पैसे नहीं बचे होते। रॉन का दिया हुआ वो 7 मिलियन का चेक भी बाउंस होके इन्हीं के पास वापस आ जाता है और डीन रॉन से कहता है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने हमारी कंप्लेंट कर दी तो रॉन का नाम ही सामने आ सकता है और फिर सबको ये पता चल जाएगा कि रॉन मिसिंग है या मर चुका है। इन दोनों को याद आता है कि इनका एक अमीर फ्रेंड है जो ईरान से अमेरिका पढ़ने आया था जिसका नाम होता है इजी, और इजी ने एक बार इनसे कहा था कि वो भी अपने फादर का कुछ पैसा बीबीसी में इन्वेस्ट करेगा। ये इजी से मिलने सैन फ्रांसिस्को जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि इजी का फादर एक ईरानियन मिलिट्री लीडर है जो अपनी कंट्री में वॉर क्राइम्स के लिए वांटेड है और वो अपना नाम बदल के अमेरिका में रह रहा है और इंटरपोल और एफबीआई वाले उसके फोन्स भी टैप कर रहे हैं। इजी कहता है कि अगर तुम मेरे फादर को सेफली यहाँ से लॉस एंजलिस तक पहुँचा दो तो मैं बीबीसी में $1 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। और ये लोग एक बड़े से बॉक्स में इजी के फादर को छुपा के लॉस एंजलिस ले जाने का प्लान करते हैं, पर इजी का फादर उस बॉक्स को देख के भड़क जाता है और नशा करते हुए बॉक्स के अंदर जाने के लिए मना कर देता है। क्रैक कोकेन के नशे में इजी का फादर एक टेबल के ऊपर गिर के बेहोश हो जाता है और इसका फायदा उठाते हुए सब उसे एक बॉक्स में डाल के एक ट्रक में लोड कर देते हैं और एक लंबी ड्राइव के बाद ये सब लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं जहां ये उसे जो के घर ले आते हैं और बॉक्स से बाहर निकालते हैं। उधर बीबीसी में दरार पड़ने लगती है और स्कॉट और काइल चार्ली से कहते हैं कि वो ये कंपनी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये डूबने वाली है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस लेने हमारे पीछे भी आएंगे, इसलिए तुझे भी एज अ पार्टनर इस कंपनी से रिजाइन कर देना चाहिए। उधर हम जो के घर पे डीन को देखते हैं जो इजी के बेहोश पड़े फादर की रखवाली के लिए बैठा होता है। टाइम पास करने के लिए डीन इजी के फादर का क्रैक कोकेन वाला पाइप स्मोक करने लगता है, पर तभी वो उठ जाता है और डीन पे अटैक कर देता है। डीन के उसके साथ हाथापाई होने लगती है और वो डीन के ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लगता है। तभी जो भी वहां आके इजी के फादर को रोकने लगता है, पर इजी के फादर को लगता है कि इन दोनों ने उसका किडनैप किया है और जो उसे रोकने के लिए उसके सर पे वास मार देता है। इजी का फादर पुलिस को कॉल करने के लिए फोन के पास जाने लगता है, पर डीन एक बेल्ट लेके पूरी ताकत से उसका गला घोटने लगता है और कुछ मिनटों के बाद इजी का फादर मर जाता है। दोनों अब डर जाते हैं और जो डीन से कहता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए क्योंकि ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में हुआ है, पर डीन कहता है कि ये एक ईरानी नेशनल था जिसकी इंक्वायरी से डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और अगर इजी को पता चल गया कि उसका फादर मर चुका है तो वो हमें एक पैसा भी नहीं देगा। पुलिस से बचने के लिए ये दोनों उसे फिर से उसी बॉक्स में डालते हैं और एक जंगल में उसकी डेड बॉडी को फेंक के भाग जाते हैं। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अगले दिन इजी रॉन और डीन को एक बैंक में मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो बीबीसी में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें $1 मिलियन दे सके, पर डीन कहता है कि वो बेहद नर्वस है और वो बैंक नहीं आ पाएगा और जो उसकी जगह अपने फादर को लेके बैंक जाता है, पर वहाँ इजी के पैसे देने से पहले ही पुलिस आ जाती है और रॉन और इजी के फादर के मर्डर के चार्जेस में वो जो को अरेस्ट कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली डीन जो को धोखा देता है और एफबीआई के पास जाके उनसे कहता है कि जो ने ही रॉन और इजी के फादर को पैसे के लिए मारा है क्योंकि उसे कल रात ही ये रियलाइज हो गया था कि बीबीसी डूबने वाली है और एक ना एक दिन पुलिस जो और उस तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए वो पहले ही एफबीआई के पास चला गया और उन्हें सारी कहानी ऐसे सुनाई जैसे वो एक विक्टिम हो और ये सब जो ने अकेले ही किया हो, और अपने कॉपरेशन के लिए एफबीआई वाले उसे विटनेस प्रोटेक्शन में भेज देते हैं जहां वो एक नई पहचान के साथ नई लाइफ शुरू कर पाएगा और जो को जेल हो जाती है। जो हंट आज भी जेल में है और बीबीसी के इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वो कभी वापस नहीं कर पाया। एंड क्रेडिट्स में हम पढ़ते हैं कि साल 1987 में डीन ने कोर्ट में जो के खिलाफ गवाही दी और अपना नाम बदल के विटनेस प्रोटेक्शन में चला गया। रॉन के मर्डर में डीन को उम्र कैद की सजा हुई और उसने अपना केस खुद लड़ा और कोर्ट ने उसे इजी के फादर का मर्डर नहीं माना, पर सालों बाद जो आज भी कैलिफोर्निया की एक जेल में अपनी सजा काट रहा है। एक और ऐसी ही ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।